जरा एक पल के लिए सोचिए। एक बिल्कुल आम सी सुबह है। दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है और अचानक न्यूज चैनलों पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। हाँ, 3 जनवरी 2026 की वो सुबह। बिल्कुल। और खबर कोई छोटी मोटी नहीं है। अमेरिकी सेना वेनेजुएला की राजधानी काराकस में दाखिल होती है, सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचती है और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करके रातों रात न्यूयॉर्क ले आती है। बाप रे, वो मंजर सच में हैरान करने वाला था। मतलब एक संप्रभु देश के अंदर घुसकर सीधे राष्ट्राध्यक्ष का तख्ता पलट, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। और मजे की बात यह है कि उस दिन दुनिया को जो आधिकारिक कहानी बताई गई वो बहुत ही सीधी और साफ थी। अच्छा, क्या थी वो कहानी? यही कि ये अमेरिका की आतंकवाद और ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। हाँ, मुझे याद है। उन्होंने कहा कि एक खतरनाक कार्टेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है और दुनिया को भी यही लगा कि मामला सिर्फ इतना ही है। लेकिन देखिए, जब हम आज की इस पूरी रिसर्च और ऐतिहासिक डेटा को खंगालते हैं ना, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। बिल्कुल, बहुत अलग। मतलब क्या ये वाकई सिर्फ ड्रग्स या लोकतंत्र बचाने का मामला था, या फिर इस हॉलीवुड जैसी सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर कब्जा करने का कोई बहुत गहरा भू राजनीतिक खेल चल रहा था? यही तो इस पूरी कहानी का असली सस्पेंस है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी उलझी हुई कहानी को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, इस गहरे समुद्र में गोता लगाने से पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं। आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो अमेरिका और वेनेजुएला के 100 साल के इतिहास का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। सही कहा। इसमें 1914 से लेकर 2026 तक का पूरा डेटा है। जी, और इसमें जॉर्ज बुश से लेकर ट्रंप और बाइडेन तक के फैसलों का जिक्र है। समाजवाद, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की बहुत ही संवेदनशील बातें भी शामिल हैं। तो ये जानना जरूरी है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं भी इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी। हमारा मकसद यहाँ किसी विचारधारा का झंडा उठाना या किसी भी राजनीतिक पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम ना तो किसी देश की नीति का समर्थन कर रहे हैं और न ही विरोध। हमारा काम सिर्फ इन तथ्यों को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखना है, ताकि ये समझा जा सके कि 2026 की ये घटना अचानक आसमान से नहीं टपकी थी। बिल्कुल। इसकी पटकथा तो सदियों पहले लिखी जानी शुरू हो गई थी। तो चलिए इस कहानी के एकदम शुरुआती पन्ने पर चलते हैं, क्योंकि ये पूरा विवाद किसी मिसाइल या ड्रग्स की खेप से नहीं शुरू हुआ था। नहीं, ये तो एक काले फव्वारे से शुरू हुआ था। तेल का फव्वारा। मुझे ये बताइए कि लैटिन अमेरिका के एक शांत सा देश अचानक दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के रडार पर कैसे आ गया? ये सब 1914 में शुरू हुआ था ना? जी, जुलाई 1914 की बात है। वेनेजुएला के पश्चिमी हिस्से में लेक मराकाइबो नाम की एक जगह है। अच्छा। वहां के कैबिमास इलाके में कुआं खोदा गया जिसका नाम था बैरोसो नंबर 2, और वहां से जो 200 फुट ऊंचा तेल का फवारा फूटा ना। 200 फुट, बाप रे। हाँ, उसने वेनेजुएला का भूगोल और अर्थशास्त्र हमेशा के लिए बदल दिया। रातों रात रॉयल डच शेल, स्टैंडर्ड ऑयल और गल्फ ऑयल जैसी बड़ी पश्चिमी कंपनियों ने वहां अपना डेरा डाल दिया। रुको। तो क्या ये विदेशी कंपनियां बस वहां गईं और बिना किसी रोक टोक के तेल निकालने लगीं? उस वक्त वेनेजुएला की सरकार क्या कर रही थी? देखिए, शुरुआती दशकों में तो हालात कुछ ऐसे थे। विदेशी कंपनियों का तकनीक और पैसे पर पूरा दबदबा था। मतलब सारा मुनाफा वही ले जा रही थी। हाँ, वेनेजुएला के हाथ बहुत ही कम मुनाफा आ रहा था। लेकिन 1943 आते आते वेनेजुएला को समझ आ गया कि उनके संसाधनों की असली कीमत क्या है। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नया कानून पास किया जिसे 50-50 डील कहा जाता है। 50-50 डील यानी तेल से जो भी मुनाफा होगा उसका आधा हिस्सा विदेशी कंपनियों का और आधा वेनेजुएला सरकार का। और के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बगावत रही होगी। बिल्कुल थी, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। 1960 में वेनेजुएला ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अच्छा। उन्हें एहसास हुआ कि अकेले वो इन विशाल पश्चिमी तेल कंपनियों से नहीं लड़ सकते। इसलिए उन्होंने इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब के साथ हाथ मिलाया। अरे, तो क्या इसी से ओपेक बना था? जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उन्होंने ओपेक की स्थापना कर दी। ओपेक यानी तेल उत्पादक देशों का वो समूह जिसने बाद में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचाया। बिल्कुल। लेकिन इसका वेनेजुएला पर खुद क्या असर हुआ? इसका सबसे बड़ा असर 1973 में दिखा, जब ऑयल एम्बार्गो या तेल प्रतिबंध लगा। हाँ, वो तो पूरी दुनिया के लिए एक झटका था। सही कहा। रातों रात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 4 गुना बढ़ गईं और वेनेजुएला के पास तो तेल का समंदर ही था। तो मतलब पैसा बरसने लगा।
पैसा इस तरह बरसा कि वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश बन गया। वहां की प्रति व्यक्ति आय आसमान छूने लगी। सोचिए, आम लोग मायामी जाकर वीकेंड मनाने लगे। अरे वाह! लेकिन हमारी रिसर्च में यहीं पर एक बहुत दिलचस्प टर्म का जिक्र है, डच डिजीज। हाँ, डच डिजीज। अर्थशास्त्र की दुनिया का ये शब्द बहुत ही खतरनाक माना जाता है। अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं तो ये किसी लॉटरी के अभिशाप जैसा है। मान लीजिए किसी इंसान को अचानक 50 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए। वो खुशी के मारे अपनी नौकरी छोड़ देता है, मेहनत करना बंद कर देता है। बिल्कुल, वो सिर्फ आराम करता है। हाँ, वो सिर्फ महंगी इंपोर्टेड गाड़ियां खरीदता है और ब्रांडेड कपड़े पहनता है। लेकिन 10 साल बाद जब वो लॉटरी का पैसे खत्म होता है, तब असली मुसीबत आती है। बिल्कुल, तब उसे एहसास होता है कि वो तो अपना पुराना हुनर भी भूल चुका है और उसे बुनियादी काम भी नहीं आते। क्या वेनेजुएला के साथ एक पूरे देश के स्तर पर ठीक ऐसा ही हुआ? ये एकदम सटीक विश्लेषण है। जब तेल से बेहिसाब डॉलर आ रहे थे तो वेनेजुएला ने खेती करना, फैक्ट्रियां लगाना और बाकी सारे उद्योग एकदम बंद कर दिए। बाप रे, सब कुछ। सब कुछ। छोटी से छोटी चीज विदेशों से आयात होने लगी। पूरा देश सिर्फ एक चीज पर निर्भर हो गया, तेल की कीमत। और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। हाँ, और इसी अति आत्मविश्वास में 1 जनवरी 1976 को राष्ट्रपति कार्लोस एंड्रेस पेरेज ने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब विदेशी कंपनियों की छुट्टी। जी, PDVSA नाम की एक सरकारी कंपनी बनाई गई और सारी विदेशी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और यहीं से लॉटरी का पैसा खत्म होने की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। क्योंकि जब 80 और 90 के दशक में दुनिया भर में तेल की कीमतें गिरी तो वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। एकदम सही। गरीबी बढ़ी, हताशा बढ़ी। और इसी गुस्से ने एक ऐसे नेता को जन्म दिया जो आगे चलकर अमेरिका की आंख की किरकिरी बनने वाला था, ह्यूगो चावेज। हाँ, ह्यूगो चावेज का उभार यहीं से होता है। 1998 में चावेज सत्ता में आते हैं, लेकिन वो बाकी नेताओं से अलग कैसे थे? देखिए, चावेज ने सिर्फ तेल बेचा नहीं, उन्होंने तेल को कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। दिलचस्प। कैसे? उन्होंने सिमोन बोलिवर की विचारधारा को अपनाया और बोलिवेरियन क्रांति शुरू की। उनकी सबसे बड़ी चाल थी पेट्रो-कैरिब नाम का एक प्रोग्राम। पेट्रो-कैरिब? हाँ, इसके तहत उन्होंने करीबियन देशों को बाजार से बहुत कम कीमत पर तेल देना शुरू किया। क्यूबा के साथ तो उन्होंने एक अनोखा ही सौदा किया। क्या सौदा था वो? वेनेजुएला उन्हें तेल देगा और बदले में क्यूबा अपने हजारों डॉक्टर वेनेजुएला भेजेगा। थोड़ा रुकिए। छोटे छोटे करीबियन देशों को सस्ता तेल देने से अमेरिका को क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत पैसे की नहीं थी, दिक्कत प्रभाव की थी। इस सस्ते तेल ने चावेज को बहुत तगड़ी राजनीतिक वफादारी दिलाई। अच्छा, मतलब एक तरह से वोट बैंक बना रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये छोटे देश अब अमेरिका के बजाय वेनेजुएला के पक्ष में वोट करने लगे। अब अमेरिका को तो ये चुभेगा ही। और चावेज का लहजा तो आपको पता ही है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश को खुलेआम शैतान कह दिया था। अरे हाँ, वो गंधक वाली बात। हाँ, कहा था कि मंच से अभी भी गंधक यानी सल्फर की बू आ रही है। वो भाषण तो इतिहास में दर्ज है, लेकिन सिर्फ भाषणबाजी या सस्ता तेल देने से कोई देश दिवालिया नहीं होता, खासकर वो देश जिसके जमीन के नीचे 300 बिलियन बैरल तेल हो। फिर मामला बिगड़ा कहाँ? मामला असल में 2007 में बिगड़ा। देखिए, 2002 में चावेज के खिलाफ एक असफल तख्ता पलट हुआ था, जिसमें CIA के शामिल होने की काफी चर्चा थी। इससे बच निकलने के बाद चावेज बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए। 2007 में उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया। कैसा फरमान? कि जितनी भी विदेशी तेल कंपनियां वेनेजुएला में बची हैं, उन्हें सरकारी नियंत्रण में काम करना होगा। ओहो, तो उन्होंने मना कर दिया होगा। बिल्कुल। जब एक्सॉन मोबिल और कोनोको फिलिप्स जैसी अमेरिकी कंपनियों ने मना किया, तो चावेज ने उनके $10 बिलियन के एसेट्स सीधे जब्त कर लिए। $10 बिलियन? हाँ, और डोनाल्ड ट्रंप ने सालों बाद 2026 में इसी घटना को अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी कहा था। जरा यहाँ 1 मिनट रुकते हैं, मुझे इसमें थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनने दीजिए। हाँ, बिल्कुल। ट्रंप इसे चोरी कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप एक ऐसे देश के नजरिए से देखें जिसका सदियों तक शोषण हुआ हो, वो जमीन उनकी है, वो तेल उनका है। सही पॉइंट है। क्या किसी संप्रभु देश का अपने ही प्राकृतिक संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करना चोरी कहला सकता है? या फिर दशकों तक विदेशी कंपनियों का वहां से अरबों डॉलर का मुनाफा निकालकर अपने देश ले जाना असली चोरी थी? तो ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब चोरी किसे कहेंगे, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि इतिहास लिख कौन रहा है ना? बिल्कुल।
ये 21वीं सदी की भू राजनीति का सबसे बड़ा वैचारिक टकराव है। संसाधन किसके हैं? जिसके पास उसे निकालने की तकनीक है या जिसकी जमीन के नीचे वो मौजूद है। एग्जैक्टली। लेकिन एक बात ये भी है कि शावेज का ये कदम उनके लिए खुद आत्मघाती साबित हुआ। उन्होंने जो पूरा ढांचा खड़ा किया था वो तेल की ऊंची कीमतों पर टिका था। क्योंकि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कोई निवेश हुआ ही नहीं था। एकदम सही। 2013 में शावेज का निधन हो जाता है, निकोलस मादुरो उनकी जगह लेते हैं और उनके आते ही अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा सपना सच हो जाता है। आप 14 के उस ऐतिहासिक क्रैश की बात कर रही है ना? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल $108 प्रति बैरल बिक रहा था वो धड़ाम से गिरकर $30 के नीचे आ गया। बाप रे। तो जो लॉटरी का पैसा था वो रातों रात गायब हो गया। बिल्कुल। और डच डिजीज ने अपना असली और भयानक रंग दिखाया। कैसे? खत्म हो गए। देश में खाने और दवाइयों का भारी संकट आ गया। महंगाई इतनी बढ़ी कि लोग नोटों को तौलकर सामान खरीदने लगे। करीब 80 लाख लोग रातों रात अपना देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। लेकिन हमारी रिसर्च यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करती है। क्या बात? कि ये तबाही सिर्फ मधुरो की खराब नीतियों या तेल की गिरती कीमतों का नतीजा नहीं थी। या अमेरिका ने एक नई रणनीति का इस्तेमाल किया जिसे हाइब्रिड वॉर कहा जाता है। हाँ, हाइब्रिड वॉर। अब ये हाइब्रिड वॉर क्या होता है? क्योंकि 2016 से पहले वहां एक भी गोली नहीं चली थी, तो बिना युद्ध लड़े किसी देश की कमर कैसे तोड़ी जाती है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, वेनेजुएला का जो तेल है वो हैवी क्रूड या भारी कच्चा तेल है। वो डामर या तारकोल जैसा बहुत गाढ़ा होता है। उसे पाइपलाइनों में बहाने के लिए कुछ खास रसायनों की जरूरत होती है जो हमेशा बाहर से आते थे। अच्छा, तो अमेरिका ने वो रसायन रोक दिए? हाँ, 2014 से लेकर 2019 के बीच अमेरिका ने वेनेजुएला पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दिए। सेकेंडरी सैंक्शंस मतलब दूसरे देशों पर भी पाबंदी? बिल्कुल। इसका मतलब ये था कि अमेरिका ने दुनिया भर की कंपनियों से कहा, या तो वेनेजुएला के साथ व्यापार करो या फिर अमेरिकी बाजार के साथ, दोनों नहीं मिलेंगे। ओहो, तो कोई भी बैंक वेनेजुएला का पैसा ट्रांसफर करने से डरने लगा होगा। एकदम सही। तो मतलब रसायनों की सप्लाई रुक गई और जो मशीनें खराब हुई उनके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं आ सके। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि जो वेनेजुएला हर दिन 30 लाख बैरल तेल निकालता था, उसका उत्पादन गिरकर महज 9 लाख बैरल पर आ गया। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो मादुरो की नीतियां तो ऐसी थीं जिसे किसी कमजोर दिल वाले मरीज को ट्रेडमिल पर दौड़ा दिया हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों ने उस मशीन की स्पीड सबसे तेज कर दी, कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया और ऑक्सीजन की सप्लाई ही काट दी। क्या सटीक उदाहरण दिया है आपने। ऐसे में उस मरीज का यानी अर्थव्यवस्था का मरना तो तय ही था। बिल्कुल तय था। और इस आर्थिक नाकाबंदी के साथ साथ कूटनीतिक वॉर भी हुआ। वो जुआन ग्वाइडो वाला मामला? हाँ, अमेरिका ने जुआन ग्वाइडो नाम के एक विपक्षी नेता को वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति मान लिया। बाद में जो बाइडेन के दौर में चुनाव कराने को लेकर कुछ बातचीत शुरू हुई भी थी। लेकिन 2024 के विवादित चुनावों के बाद वो बातचीत भी पूरी तरह पटरी से उतर गई है ना? जी, बिल्कुल पटरी से उतर गई। और अब हम पहुंचते हैं उस क्लाइमैक्स पर जहां से हमने आज की ये बातचीत शुरू की थी। 2025 और उसके बाद का दौर। हाँ, 2025 में ट्रंप सत्ता में वापस आते हैं। मादुरो की अर्थव्यवस्था तबाह है, लेकिन सेना के दम पर वो गद्दी पर बैठे हैं, तो अमेरिका अपनी रणनीति पूरी तरह बदल देता है। एकदम बदल देता है। अब लोकतंत्र या मानवाधिकारों की बात पीछे छूट जाती है और एक नया कार्ड खेला जाता है ड्रग्स का। जी हाँ, अमेरिका ने कार्टेल डे लॉस सोलस को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित कर दिया। अच्छा। ये कार्टेल कथित तौर पर वेनेजुएला की सेना के बड़े अधिकारियों द्वारा चलाया जाता था। मादुरो पर जो इनाम $25 मिलियन का था, उसे रातों रात दोगुना करके 50 मिलियन यानी करीब $5 करोड़ कर दिया गया। बाप रे। और कैरिबियन सागर में नौसेना की नाकेबंदी कर दी गई और कुछ टारगेटेड हमले हुए जिनमें 100 से ज्यादा नागरिक मारे गए। और फिर आता है 3 जनवरी 2026। अमेरिकी सैनिक घुसते हैं, मादुरो गिरफ्तार होते हैं। लेकिन क्या? इस पूरी घटना के बाद जो हुआ ना, उसने मेरे दिमाग की बत्ती जला दी। ऐसा क्या हुआ? मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनकी उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज कार्यवाहक राष्ट्रपति बनती हैं। जी, सत्ता का हस्तांतरण तुरंत हो गया था। लेकिन जरा रुकिए, डेल्सी रॉड्रिगेज तो खुद सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों की सूची में शामिल थी। हाँ, ये बात तो है। वो उसी मादुरो सरकार का सबसे अहम हिस्सा थी जिसे अमेरिका आतंकी कह रहा था। और हमारे दस्तावेज बताते हैं कि उनके राष्ट्रपति बनते ही अगले दिन अमेरिका ने उनके साथ $500 मिलियन की ऑयल डील साइन कर ली। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, ये कैसा लोकतंत्र का बचाव है। अगर कल तक वो इंसान आतंकी गुट का हिस्सा था, तो आज वो $500 मिलियन का पार्टनर कैसे बन गया?
ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। क्या ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत नहीं है कि पूरा मुद्दा शुरू से ही सिर्फ तेल के पाइपों को दोबारा खोलने का था? मानवाधिकार तो सिर्फ एक दिखावा थे। देखिए, इसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रियल पॉलिटिक कहते हैं। रियल पॉलिटिक। हाँ, जब महाशक्तियों के रणनीतिक और आर्थिक हित दांव पर होते हैं ना, तो नैतिकता और मानवाधिकारों की परिभाषाएं अपनी सुविधा के हिसाब से बदल जाती हैं। तो मतलब सब कुछ फायदे के लिए था। बिल्कुल। इस सैन्य ऑपरेशन को महज माधुरो की गिरफ्तारी के रूप में देखना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये दरअसल वैश्विक शतरंज की बिसात पर चला गया एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने एक साथ कई खिलाड़ियों को चेकमेट कर दिया। तो इस चेकमेट को जरा बारीकी से समझते हैं। ये जो 303 बिलियन बैरल का भंडार है, इसका गणित दुनिया को कैसे प्रभावित करता है? वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल प्रमाणित तेल भंडार है। ये सऊदी अरब के 267 बिलियन बैरल से भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, सबसे ज्यादा। हाँ। जब अमेरिकी कंपनियां वहां वापस जाएंगी और पूरी क्षमता से तेल निकालेंगी, तो दुनिया के बाजार में तेल की भरमार हो जाएगी, कीमतें तेजी से गिरेंगी। इससे तो अमेरिका की घरेलू महंगाई कम होगी। बिल्कुल होगी, लेकिन इसके भू राजनीतिक झटके बहुत दूर तक महसूस किए गए। वो कैसे? रूस ने लैटिन अमेरिका में अपना एक बहुत बड़ा सैन्य और रणनीतिक सहयोगी हमेशा के लिए खो दिया। ईरान, जो वहां अपने ड्रोन बना रहा था, उसका बेस ही खत्म हो गया। और चीन का क्या? हमारी रिसर्च में एक जगह डॉलर की हेजेमनी या पेट्रोडॉलर का जिक्र है, जो चीन से जुड़ा है। ये पेट्रोडॉलर का क्या कॉन्सेप्ट है? ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे अहम तकनीकी पहलू है। बताइए। अमेरिका को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि चीन वेनेजुएला का तेल अपनी युआन मुद्रा में खरीद रहा था। क्यों? देखिए, 1970 के दशक से ही वैश्विक बाजार में तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है। अब चूंकि हर देश को तेल चाहिए, तो हर देश के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर रखना मजबूरी है। समझ रहा हूँ। इसी वजह से डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बना हुआ है। इसी व्यवस्था को पेट्रोडॉलर कहते हैं। मतलब ये कि एक ऐसा कसिनो है जहां आप सिर्फ उन्हीं के चिप्स से खेल सकते हैं, और मजे की बात ये कि वो चिप्स वो खुद ही छापते हैं। एकदम सही एनालॉजी है। और इसी वजह से अमेरिका का वित्तीय सिस्टम इतना ताकतवर है कि वो किसी भी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन चीन क्या कर रहा था? चीन ने वेनेजुएला के साथ मिलकर इस सिस्टम को बाईपास करना शुरू कर दिया था। वो डॉलर के बजाय युआन में तेल का व्यापार कर रहे थे। ओहो, तो ये तो डॉलर के लिए सीधा खतरा था। बिल्कुल। अगर ये चलन बढ़ जाता तो डॉलर की मांग गिर जाती, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा था। इसलिए मदुरो को हटाना सिर्फ तेल पाने के लिए नहीं था, बल्कि अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को बचाने के लिए भी जरूरी था। एकदम 100% सही। और भारत जैसे देशों पर इसका क्या असर होगा? क्योंकि हम तो भारी मात्रा में वहां से तेल खरीदते थे। भारत के लिए ये एक दोधारी तलवार है। वो कैसे? एक तरफ वैश्विक बाजार में तेल सस्ता होने से भारत को फायदा होगा, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। हाँ, वो तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो वेनेजुएला का हेवी क्रूड हमारी रिफाइनरियों के लिए बहुत अनुकूल था, अब उस पर सीधा अमेरिकी नियंत्रण होगा। ऊर्जा अर्थशास्त्र के नियम अब वॉशिंगटन से तय होंगे। मतलब हमारी निर्भरता अमेरिका पर बढ़ जाएगी। बिल्कुल। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन महाशक्तियों की सोच आज भी 200 साल पुरानी है। मुझे इसमें 1823 के मुनरो सिद्धांत की साफ झलक दिखती है। हाँ, मुनरो सिद्धांत, ये बात बिल्कुल सटीक है। मुनरो सिद्धांत का सीधा सा मतलब ये था कि अमेरिका पूरे पश्चिमी गोलार्ध यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका को अपना बैकयार्ड या पिछवाड़ा मानता है। हाँ, कि ये हमारा इलाका है। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के तहत उन्हें लगता है कि इस पूरे इलाके के संसाधनों पर अमेरिका का प्राकृतिक अधिकार है और किसी भी बाहरी देश, चाहे वो रूस हो या चीन का, वहां आना उन्हें बर्दाश्त नहीं है। 2026 की कार्रवाई उसी पुरानी सोच का 21वीं सदी का वर्जन है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो जो कहानी 1914 में लेक माराकाइबो के किनारे एक छोटे से गांव में तेल के फव्वारे से शुरू हुई थी, वो 112 साल बाद 2026 में 303 बिलियन बैरल तेल पर कब्जा जमाने के लिए एक देश के राष्ट्रपति के अपहरण तक पहुंच गई। ये सच में हैरान करने वाला सफर है। इन 100 सालों में हमले के कारण और बहाने बदलते रहे। कभी कहा गया कि हमें वामपंथ को रोकना है, कभी कहा गया लोकतंत्र बचाना है, कभी मानवाधिकारों की दुहाई दी गई, और अंत में आतंकवाद और ड्रग्स का चोला ओढ़ लिया गया। लेकिन जमीनी हकीकत यही रही कि असली लड़ाई हमेशा उस काले सोने पर नियंत्रण की ही थी।
हर राजनीतिक और सैन्य दांव उसी तेल के इर्द गिर्द बुना गया था। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जिस पर गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है। जी। जरा सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अपनी ऊर्जा और रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी संप्रभु राष्ट्र के चुने हुए नेता को उसके ही घर से बिना किसी युद्ध की घोषणा के गिरफ्तार कर सकती है, तो फिर आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून की अहमियत क्या रह जाती है? कल को अगर अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के किसी कमजोर देश में अचानक लिथियम, यूरेनियम या कोई और बहुमूल्य खनिज मिल जाए जिसकी दुनिया को जरूरत हो, तो क्या होगा उनके साथ? यही तो, क्या उनके राष्ट्राध्यक्षों को भी इसी तरह लोकतंत्र या वैश्विक सुरक्षा का नाम देकर रातों रात हटा दिया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो प्राकृतिक संसाधनों से भरे भविष्य के हर देश के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल। सोचिएगा जरूर कि जब अगली बार किसी देश की शांत सड़कों पर विदेशी बूटों की आवाज गूंजेगी, तो न्यूज़ चैनलों पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे की असली कहानी क्या होगी?